मैं डॉक्टर संजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, राजकीय कन्या महाविद्यालय झुंझुनू। प्रिय विद्यार्थियों, एक चैप्टर हमारा हुआ था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, और उसी के बाद एक विश्व के सामने और समस्या आई। विश्व को एक और महायुद्ध का सामना करना पड़ा, जिसे हम कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बीच हमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो संधियां हुई थी, उस संधियों के अंदर ही दिखाई देते हैं। जिस तरह से पराजित राष्ट्रों को युद्ध में पराजित करने के बाद जो उनके साथ संधियां की गई, जिस तरह जर्मनी का अपमान किया गया, उसके साथ जो विश्वासघात किया गया, और जिस तरह से उसके प्रतिनिधियों से संधि पर हस्ताक्षर करवाए गए, वो भयंकर उत्पीड़न था। और एक देश ऐसे अपमान को कभी सहन नहीं कर सकता। जब संधि हुई थी, उस समय मार्शल फोच, जो फ्रांस के एक मार्शल थे, फोच ने एक भविष्यवाणी की थी कि ये युद्ध विराम संधियां नहीं, बल्कि 20 वर्ष के लिए युद्ध पर रोक है। और सही 20 वर्ष बाद में ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। मार्शल फोच ने जिस तरह उस संधि के अंदर इस युद्ध के बीज देखे, वो सही साबित भी हुए। द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के 20 वर्ष बाद में प्रारंभ हुआ, लेकिन इस विश्व युद्ध के पहले जो पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी, जो उनके कारण बन चुके थे, वो कोई एक कारण नहीं था, और कोई एक समय ये कारण उत्पन्न नहीं हुए थे, बल्कि इन्हीं 20 वर्षों के अंदर जो विश्व के अंदर जो क्रियाकलाप हुए, वही इस विश्व युद्ध के कारण थे। इस विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण था वर्साय की संधि की कठोर शर्तें। इस संधि को हम अपमानजनक संधि कहते हैं, आरोपित संधि कहते हैं, और विश्वासघात के द्वारा की गई संधि कहते हैं। एक स्वाभिमानी राष्ट्र ऐसी संधि की शर्तों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ, वो दबाव में इस संधि पर हस्ताक्षर कर सकता है, लेकिन जब भी मौका मिलेगा वह अपने अपमान का बदला लेगा। जर्मनी ने सोचा था कि विल्सन के जो 14 सूत्र हैं, उन्हीं 14 सूत्रों के अनुसार ये संधि होगी, लेकिन युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने उन सभी दावों को ताक पर रख दिया, और पराजित राष्ट्रों के साथ जो अपमान किया, वह अपमान द्वितीय विश्व युद्ध के कारण के रूप में पर्याप्त था। इसलिए बहुत बड़ा कारण था कि वर्साय की संधि प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। दूसरा इसका कारण यह हो सकता है कि तानाशाहों का उत्कर्ष। तानाशाह वहीं पर पैदा हुए जो असंतुष्ट राष्ट्र थे, और उसमें प्रथम नाम आता है जर्मनी का। जर्मनी के अंदर जो सरकार थी, जो गणतंत्र था, वाइमर गणतंत्र जो बना था, वाइमर नामक स्थान पर जो सरकार बनी थी, वह सरकार धीरे धीरे अलोकप्रिय होती गई, और इसी अलोकप्रियता का फायदा उठाकर वहाँ पर हिटलर पैदा हुआ। हिटलर एक ऐसा अधिनायक था जिसने वाइमर गणतंत्र के विफलता, विश्व आर्थिक मंदी के अंदर जर्मनी की विफलता आदि सभी को देखते हुए उसने अपनी सत्ता में आने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया कि हर जर्मन व्यक्ति को उसने अपना भक्त बना लिया, और जर्मनी के अंदर अपनी सरकार स्थापित कर 1933-34 तक वो जर्मनी का अधिनायक बन बैठा। दूसरा राष्ट्र आता है इटली। इटली मित्र राष्ट्रों के साथ था प्रथम विश्व युद्ध में, लेकिन उसे युद्ध के बाद वो सफलता नहीं मिली कुछ प्राप्त करने में, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जब वो शामिल हुआ था तो उसे बहुत कुछ प्राप्त होने की लालसा थी, इच्छा थी उसकी, लेकिन उसके अनुसार इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों ने उसको नहीं दिया, और जब संधियां हो रही थी तो वह बीच में ही इस संधि से हट गया था। जब इस देश का अपमान हुआ, और इसी अपमान का लाभ उठाते हुए वहाँ पर मुसोलिनी नामक एक अधिनायक खड़ा हुआ,
और मुसोलिनी ने ऐसा देश के अंदर वातावरण पैदा किया कि हर व्यक्ति उसका भक्त बन गया और वह भी इटली की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़कर इटली का अधिनायक बन गया। तीसरा नाम मैं जापान का लूँगा, क्योंकि जापान भी एक ऐसी शक्ति था। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर वो मित्र राष्ट्रों के साथ था और उसे जो कुछ प्राप्त करना चाहा वो मिल भी चुका था, लेकिन उनकी जिज्ञासाएं, उसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई, वह धीरे धीरे अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने लगा और सैनिक साम्राज्यवाद का वहाँ पर उदय हो चुका था। जापान अब अपनी सैनिक शक्ति का कहीं न कहीं इस्तेमाल कर अपना प्रादेशिक विस्तार कर एशिया के अंदर अपने को महान शक्ति बनाना चाहता था। वह चाहता था कि यूरोपीय शक्तियां जो एशिया के अंदर हस्तक्षेप करती हैं, वो हस्तक्षेप करने का अधिकार उन्हें न होकर के जापान को है। इस तरह से जापान की महत्वाकांक्षाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और अपनी इन्हीं सफलताओं को भुनाने के लिए उसने मंचूरिया पर अधिकार कर लिया। जब राष्ट्र संघ ने उस पर बंदिश लगाने की कोशिश की तो उसने राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग कर उससे पृथक हो गया। ये तीनों राष्ट्र समान विचारधारा वाले थे, इसलिए तीनों राष्ट्र नज़दीक आए और एक दूसरे के साथ संधियों में इस प्रकार सम्मिलित हो गए कि आपस में ये मित्रता द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। इसका एक कारण है राष्ट्र संघ की असफलता। राष्ट्र संघ को वुडरो विल्सन का एक सौपन बताया जाता है, लेकिन स्वयं उसको जन्म देने वाले वुडरो विल्सन युद्ध के बाद अपने राष्ट्र को अलग कर लिया। यहाँ तक कि बाद में वो चुनाव भी हार गए, इसलिए विश्व राजनीति में उनका कोई योगदान भी नहीं रहा। लेकिन राष्ट्र संघ की स्थापना तो हो गई और इस राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे जो महान शक्तियाँ होती तो संभवतः ये सफल भी हो जाता, लेकिन इन महान शक्तियों ने राष्ट्र संघ का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के साथ किया। जहाँ राष्ट्र संघ को सहयोग करने का स्वार्थ था, वहाँ पर ये शक्तियाँ सहयोग करती, और जहाँ उसे ये लगता कि राष्ट्र संघ उसके लिए बाधा है, वहाँ उसका साथ नहीं देती। राष्ट्र संघ एक ऐसी संस्था बन गया कि हर शक्तिशाली राष्ट्र उसके साथ अपने हिसाब से खेल खेल रहा था। राष्ट्र संघ के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी। राष्ट्र संघ उस विधवा स्त्री की तरह हाथ पांव पीटता रह गया। मित्र राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ को अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए प्रयोग किया। राष्ट्र संघ के माध्यम से इंग्लैंड रूस की साम्यवादी प्रवृत्तियों पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण रखना चाहता था, तो फ्रांस का उद्देश्य शांति सम्मेलनों की शर्तों का पालन कराना था। अनेक शक्तिशाली देशों ने राष्ट्र संघ की उपेक्षा की, जैसे मंचूरिया पर अधिकार करते समय जापान ने राष्ट्र संघ की तनिक भी परवाह नहीं की। इसलिए राष्ट्र संघ के पास कोई शक्ति नहीं बची, और राष्ट्र संघ के पास जब शक्ति नहीं बची तो विश्व की इन शक्तियों पर अंकुश कौन लगाए। इसलिए राष्ट्र संघ का निर्बल होना भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण था। निशस्त्रीकरण के प्रयासों की असफलता इसका एक बड़ा कारण था। विश्व के देशों ने यह प्रयास किया था कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भी भयानक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हुआ था, और उसकी जो भयावह दृश्य था उसको पूरे विश्व ने सहन किया था। अब पूरा विश्व ये चाहता था कि इस तरह के अस्त्र शस्त्र न बने। अगर ये हथियार मानवता के विनाश के लिए दोबारा उपयोग में लाए गए तो पूरी मानवता को ही नष्ट किया जा सकता है इन हथियारों से। अतः प्रयास किए। पहला प्रयास 1921 में वाशिंगटन सम्मेलन के साथ किया गया, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। बाद में कुछ प्रयास और हुए, जैसे पंचराष्ट्र सम्मेलन, 4 राष्ट्र समझौता, मैकडोनाल्ड योजना। शांति स्थापना एवं निशस्त्रीकरण लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम थे, लेकिन इन शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच में मतभेद इतने गहरे थे कि अपने मतभेदों को ये छोड़ नहीं सके, और ये निशस्त्रीकरण से संबंधित
तमाम जो प्रयास थे वो असफल रहे। हर राष्ट्र अब अपने अस्त्र शस्त्र को बढ़ाने के प्रयास में लगा हुआ था और हर राष्ट्र ये चाहता था कि मेरे पास सबसे शक्तिशाली हथियार हो, कोई भी शक्ति मेरे हथियारों का मुकाबला न कर सके, ताकि मैं पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की पावर मैं बन जाऊं। पश्चिमी राष्ट्रों की नीति में अंतर्विरोध एवं तुष्टीकरण की नीति भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। हिटलर जैसे अधिनायकों ने जर्मनी का जब प्रादेशिक विस्तार किया, अपने हिसाब से जर्मनी के अंदर शासन व्यवस्था की और दूसरे अपने पड़ोसी देशों के साथ वो जितना दर्द बन रहा था, दूसरे देशों ने, विशेष करके इंग्लैंड ने, फ्रांस ने कभी ये नहीं सोचा कि ये अधिनायक द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। हाँ, फ्रांस जरूर चाहता था कि जर्मनी की शक्ति को अभी कुचल दिया जाए, लेकिन इंग्लैंड का स्वार्थ दूसरा था। इंग्लैंड का व्यापार पूरे विश्व में फैला हुआ था और वो चाहता था कि अगर कोई भी युद्ध होगा तो उसके ताल्लुकात हैं वो खराब होंगे विश्व के देशों से और उसके व्यापार वाणिज्य को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने व्यापार को वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे मिस्टर चेम्बरलेन, वो हिटलर की बहुत सी बातों का इसलिए साथ दे रहा था कि किसी न किसी तरह युद्ध टल जाए, और हिटलर इस बात का पूरा प्रयास कर रहा था, पूरा लाभ उठा रहा था। इंग्लैंड उसकी बात को यस करता और ये कहता इसके बाद आगे आपकी कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं होनी चाहिए, यानी इंग्लैंड हर बार उसको संतुष्ट करने की कोशिश करता कि अब आगे कोई कार्रवाई मत करना। लेकिन हिटलर ये समझता था पूरी तरह से कि इंग्लैंड जहाँ तक हो सके युद्ध से बचना चाहता है, और इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर हिटलर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता था। इसलिए जब तुष्टीकरण की ये नीतियाँ थी, जैसे जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया, तमाम बड़ी शक्तियाँ देखती रह गई, मंचूरिया हड़प लिया उसने, लेकिन किसी भी राष्ट्र ने जापान का सामना नहीं किया। इसी तरह से हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया का अपहरण कर लिया और किसी भी बड़ी शक्ति ने यह हिम्मत नहीं दिखाई कि हिटलर से चेकोस्लोवाकिया को स्वतंत्र करवा दिया जाए। उल्टे चेम्बरलेन हिटलर के साथ समझौता किया और उसको संतुष्ट करके आया, और उसने कहा कि मैं अब चेकोस्लोवाकिया के बाद किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करूँगा। चेम्बरलेन ने इसे अपनी बड़ी सफलता समझी, और जब वो वापस आया इंग्लैंड तो उसने कहा कि मैं सम्मान सहित शांति लाया हूँ, लेकिन ये शांति नहीं बल्कि ये तो एक युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार थी। इसलिए इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति भी युद्ध का कारण बनी। उग्र राष्ट्रवाद की भावना, देखिए हर देश में राष्ट्रवाद की भावना होती है और वो एक देश के लिए अच्छी भी होती है, देशभक्त और राष्ट्रवादी होने भी चाहिए। लेकिन यही भावना जब उग्र राष्ट्रवाद में बदल जाती है तो ये विश्व के अन्य देशों के लिए नुकसानदायक होती है। जर्मनी इटली के अंदर इतनी उग्र राष्ट्रवाद की भावनाएं हिलोरे ले रही थी कि वो अपना जो अपमान हुआ था उस अपमान का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते थे। इसी तरह से आर्थिक राष्ट्रवाद है, ये भी युद्ध के लिए उत्तरदायी था। प्रत्येक राष्ट्र ये चाहता था कि मेरे आर्थिक हितों में कोई दूसरा देश बाधक न हो, और अगर कहीं दूसरे देश से बाधा पहुंचती थी तो उसके संबंध आपस में खराब होते थे। इसलिए ये संबंध खराब होना और उग्र राष्ट्रवाद की भावना द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। विश्व दो सैनिक गुटों में विभक्त हो गया। विश्व दो सैनिक गुटों में विभक्त हो गया। ये दो सैनिक गुट, एक तो इटली, जर्मनी और जापान का था, जिसे हम धुरी राष्ट्र कहते हैं या जिसको एक्सिस पावर कहा जाता है। दूसरा गुट था इंग्लैंड, फ्रांस और उनके मित्र राष्ट्र। यहां तक कि रूस युद्ध प्रारंभ होने तक तो धुरी राष्ट्रों के साथ था, और फिर बाद में यानी युद्ध के बीच में ही उसकी मजबूरी उसको मित्र राष्ट्रों के साथ ले आई। अमेरिका का भी जुड़ाव मित्र राष्ट्रों के साथ था, उसकी सिंपैथी मित्र राष्ट्रों के साथ थी। यहाँ तक कि भारत है
ये भी मित्र राष्ट्रों के साथ था, क्योंकि भारत का वैसे तो कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन इंग्लैंड का उपनिवेश था, इसलिए जहाँ इंग्लैंड है वहाँ पर भारत था। ये दो सैनिक गुट इस तरह के बन गए थे, दोनों की विचारधाराएं अलग थी। एक गुट ऐसा था जो अपने अपमान का बदला लेकर के पूरे विश्व पर अधिकार करना चाह रहा था, और दूसरा इनकी शक्ति को रोकना चाह रहा था। पूरे वर्ल्ड के अंदर, संसार के अंदर इस तरह तनाव का वातावरण बन गया, बस चिंगारी की जरूरत थी। पूरा का पूरा इन गुटों ने माहौल तैयार कर रखा था। अल्पसंख्यक जातियों का असंतोष एक युद्ध का अन्य कारण था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद देशों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ, कई देश नए बने और कई देशों का एक क्षेत्र उनसे लेकर के दूसरे क्षेत्र को दे दिया। उस क्षेत्र के अंदर जो बसी हुई जातियां थी, उनकी राष्ट्रीय भावनाएं तो अपने मूल देश के साथ थी, लेकिन युद्ध के बाद जो समझौते हुए, उन समझौतों के तहत वो दूसरे देशों के साथ वो प्रदेश मिला दिए गए। अब वो जातियां किसी भी तरह से अपने मूल देश के साथ मिलना चाहती थी, और जिस देश के साथ उसको मिलाया था उस देश के साथ वो रहना नहीं चाहती थी। ये बड़ी समस्या थी, और इस समस्या का लाभ प्रत्येक देश ने उठाया। जो जातियां मूल देश के साथ मिलना चाहती थी, वो तो ऐसी हवा भड़का रहा था उनके अंदर कि वो वहाँ पर किसी न किसी प्रकार का विरोध करें, अशांति फैलाएं और अपने मूल देश में वापस आ जाएं। और जिस देश के पास वो जातियां थी, वो उसको इस तरह से दमनपूर्ण तरीके से दबा रहा था, जिससे उनके अंदर विरोध की भावनाएं और ज़्यादा भड़क रही थी। तो इस तरह से जो यूरोप के अंदर जो नक्शा चेंज हुआ था, ये भी युद्ध का कारण बना। युद्ध का तात्कालिक कारण बना जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर अचानक आक्रमण कर दिया। आक्रमण करते ही फ्रांस और इंग्लैंड ने उसको चेतावनी दी, और जो उसने अपराध किया उसके लिए क्षमा मांगकर पोलैंड से हटने के लिए कहा। लेकिन हिटलर ने इसकी कोई परवाह नहीं की। अतः 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में कूद पड़े, और इसी के साथ विश्व युद्ध का आगाज शुरू हो गया। युद्ध की प्रथम अवस्था के अंदर 1 सितंबर 1939 ईस्वी को से 21 जून 1941 तक की घटनाएं थी, जिसके अंदर जर्मनी का पलड़ा भारी था। पोलैंड पर जब आक्रमण हुआ, आक्रमण होने के बाद में जब फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी पर जब आक्रमण किया, तो जर्मनी हवाई जहाज़ों ने पोलैंड पर गोलाबारी प्रारंभ कर दी। और उसके बाद जब इंग्लैंड और फ्रांस थे, तो उन राष्ट्रों के साथ उसने सीधा युद्ध प्रारंभ कर दिया, और अभी तक 3 ही देशों के बीच में युद्ध हो रहा था, फ्रांस, इंग्लैंड और जर्मनी। जर्मनी चूँकि इन देशों पर भारी पड़ा हुआ था, अभी जर्मनी अपने तमाम हथियारों का प्रयोग कर रहा था, और फ्रांस और इंग्लैंड अभी बचाव की मुद्रा में थे। डेनमार्क का पतन हो गया, नॉर्वे का पतन हो गया, पोलैंड का पतन हो गया। फ्रांस और इंग्लैंड अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। फ्रांस की स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। ऐसी स्थिति में फ्रांस को आत्मसमर्पण करना पड़ा, और फ्रांस ने दस जून को लगभग अपनी हार स्वीकार कर ली थी। लेकिन इसी दौरान एक घटना और घटी। इंग्लैंड व फ्रांस की स्थिति जब खराब थी, तो 10 जून को इटली ने फ्रांस व ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस घोषणा से फ्रांस का मनोबल समाप्त प्राय हो गया। इटली की सीमा पर लगी हुई फ्रांसीसी सेनाओं को पेरिस की रक्षा के लिए भेजना संभव नहीं था। 22 जून को फ्रांस व जर्मनी के बीच युद्ध विराम संधि हो गई, और इस संधि के तहत
जर्मनी के लगता हुआ हिस्सा जिसमें पेरिस भी शामिल था, फ्रांस का, उस भाग पर जर्मनी ने अधिकार कर लिया। जर्मनी का जो पश्चिमी भाग था उस पर विसी में एक नई सरकार स्थापित की मार्शल पिंता के नेतृत्व में। पिंता इटली का कठपुतली था, इसलिए फ्रांस के अंदर दो सरकारें थी, एक की राजधानी विसी थी और दूसरे की पेरिस। पेरिस के नेतृत्व वाला जर्मनी के पास था और विसी के नेतृत्व में जिनका प्रधान मार्शल पिंता था, वह भी जर्मनी का कठपुतली था। लेकिन मार्शल डी गोल के नेतृत्व में फ्रांस की एक स्वतंत्र सरकार स्थापित की गई जो ब्रिटेन में स्थापित हो गई, और जर्मनी इस सरकार को मान्यता नहीं दे रहा था, लेकिन इंग्लैंड और फ्रांस यानी फ्रांस के भी जो लोग अभी तक पराजय स्वीकार नहीं की थी, वो डी गोल के नेतृत्व वाली सरकार को ही अपनी सरकार मान रहे थे। फ्रांस के हारने के बाद जर्मनी ने पूरा जोर इंग्लैंड पर लगा दिया। इंग्लैंड के हवाई अड्डों पर इतनी बमबारी की गई, लेकिन इंग्लैंड ने बड़ी बहादुरी से जर्मनी का मुकाबला किया। जर्मनी ने सबसे बड़ी भूल ये की कि जो ही फ्रांस हारा 22 जून 1941 को जर्मनी सेना ने रूस पर आक्रमण कर दिया। युद्ध से पहले रूस और जर्मनी के बीच में अनाक्रमण समझौता हो चुका था और उसमें यह तय हुआ था कि जो भी प्रदेश जीतेंगे उनका विभाजन अपनी सुविधाओं के अनुसार कर लिया जाएगा। प्रारंभ में किया भी गया, लेकिन जर्मनी का हिटलर साम्यवादी रूस को कभी भी हृदय से स्वीकार नहीं करता था। इसलिए जब फ्रांस पर अधिकार उसका हो गया तो अब वह रूस से भी निपटने की तैयारी करने लगा और 22 जून को ये जर्मनी की भयंकर भूल सिद्ध हुई, क्योंकि जर्मनी अब दो मोर्चों पर लड़ रहा था। एक मोर्चा रूस की तरफ था और एक मोर्चा था इंग्लैंड की तरफ। यहाँ से जर्मनी का पलड़ा धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, क्योंकि रूस प्रारंभ में पूरी तरह से जर्मनी से हारा और जर्मनी की सेना उसे हराते हराते मास्को तक चली गई, लेकिन मास्को पर अधिकार नहीं कर सकी। उस भयंकर सर्दी में जो दिसंबर और जनवरी की मास्को में पड़ती है, उसमें जर्मन सैनिक रूस को हरा नहीं पाए। यहाँ से धीरे धीरे रूस शक्तिशाली होता है और इंग्लैंड भी अपनी शक्ति दिखाना शुरू करता है। अब धीरे धीरे जर्मनी की सेनाएं हैं वो पीछे हटना शुरू हो जाती हैं, लेकिन चूंकि जर्मनी, इटली और जापान रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी में जकड़े हुए थे, जापान अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। अतः अवसर देखकर 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को उसने युद्ध की घोषणा कर दी और अचानक प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह में स्थित पर्ल हार्बर पर हवाई जहाजों व पनडुब्बियों से आक्रमण कर दिया। पर्ल हार्बर अमेरिका का सैनिक अड्डा था और इस अड्डे को बड़ी मात्रा में उन्होंने नुकसान पहुंचाया। अमेरिका इस नुकसान को पचा नहीं पाया और अमेरिका अब किसी भी सूरत में जापान से बदला लेना चाहता था। इसलिए मित्र राष्ट्रों के साथ अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया। रूस में जर्मन सेनाएं काफी संघर्ष के पश्चात भी जब आगे नहीं बढ़ रही थी, 41 की शीत ऋतु ने रूसियों पर जर्मनी के आक्रमण को थोड़ा सा कुंद कर दिया। मार्च 1942 तक जर्मन सेनाएं समस्त पश्चिमी प्रदेश पर तो अधिकार कर लिया, जिसमें यूक्रेन, क्रीमिया, पूर्वी काकेशस, स्टालिनग्राड आदि थे। लेकिन अगस्त सितंबर के बाद स्टालिन ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था पुनर्गठित की और रूसी सेनाओं
वह नागरिकों में नए उत्साह को भरकर शत्रु के रोकने की प्रेरणा दी। 1942 तक आते आते अफ्रीका व यूरोप में धुरी राष्ट्रों की पराजय होने लगी और उसे पीछे हटना पड़ा। 10 जुलाई 1943 ईस्वी को मित्र राष्ट्रों ने सिसिली पर आक्रमण किया, जो इटली का प्रांत था। इटली की सेनाएं काफी कमजोर थी, प्रत्येक स्थान पर हारी। 18 जुलाई को मित्र राष्ट्रों की संयुक्त सेना ने इटली पर अधिकार किया। भयंकर संघर्ष के बाद 23 जुलाई को मुसोलिनी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एक बार उसको जर्मन के सैनिकों ने छुड़ा लिया। 3 दिसंबर 1943 ईस्वी को इटली ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस बीच जर्मन छाताधारियों ने जब मुसोलिनी को कैद से छुड़ा लिया तो मुसोलिनी ने जर्मनी की सहायता से पुनः इटली को अपने परिवार में लाने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। 4 जून 1944 को रोम पर मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो गया और इसके साथ ही इटली में युद्ध समाप्त हो गया। अब दूसरा मित्र राष्ट्रों का शिकार होना था जर्मनी। जब इटली की युद्ध गतिविधियां बंद हो गई तो जर्मनी पर सभी मित्र राष्ट्रों ने एक साथ आक्रमण किया और इसका परिणाम यह निकला कि 7 मई 1945 को जर्मनी को संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। 8 मई को यूरोप में युद्ध बंद हो गया। 4 मई को, इससे पहले 4 मई को जर्मन सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया था और हिटलर ने अब अपनी पत्नी सहित आत्महत्या कर ली थी। इटली के देशभक्तों ने मुसोलिनी को भी गोली से उड़ा दिया। इस तरह मुसोलिनी और उसकी पत्नी को भी हत्या हो गई। इसलिए 2 तानाशाहों का अंत हो गया, यूरोप में युद्ध का अंत हो गया। लेकिन जापान अभी भी युद्ध के अंदर डटा हुआ था। जब जापान की सेनाएं आगे बढ़ रही थी, जापान को आत्मसमर्पण के लिए बार बार चेतावनी दी गई, लेकिन जापान ने इन चेतावनी की कोई परवाह नहीं की तो अमेरिका ने नया प्रयोग किया और 6 अगस्त 1945 को जापान के समुद्र नगर हिरोशिमा पर पहला अणु बम गिराया। उसके 3 दिन पश्चात 9 अगस्त को नागासाकी नगर पर दूसरा अणु बम गिराया गया। भयंकर तबाही हुई और इस तरह का यह पहला हथियार था जिसने जापान को खून के आंसू रुलाया। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। 14 अगस्त को युद्ध बंद हो गया। इस तरह 1 सितंबर 1939 से लेकर 14 अगस्त या 15 अगस्त 1945 तक यह युद्ध चला, क्योंकि जापान ने 15 अगस्त को इस संधि को स्वीकार कर लिया था। इसलिए 15 अगस्त 1945 को यह युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन यह युद्ध पूरे विश्व को भयंकर दर्द दे के गया। इसके परिणाम पूरी मानव जाति पर पड़े। यहां हम इनके परिणामों का एक एक करके उन पर चर्चा करेंगे। पहला परिणाम था कि युद्ध की रीति नीति में परिवर्तन हो गया। अणु युग का सूत्रपात हुआ। नागासाकी और हिरोशिमा पर जो ही बम गिराए गए, पूरे संसार ने यह देखा कि इस तरह के भयानक अस्त्र शस्त्रों का तोड़ निकालना होगा, वरना अमेरिका के पास जो ये हथियार हैं, इससे वह किसी भी राष्ट्र को पस्त कर सकता है। इसलिए साम्यवादी रूस जैसे राष्ट्रों को यह बड़ा खटका। यहाँ तक कि स्टालिन ने तो यह भी कह दिया कि चाहे हम भूखे मर जाएं, लेकिन बम जरूर बनाएंगे। इसलिए जब अस्त्र शस्त्रों के अंदर जब अणु युग का शुरू हुआ, परमाणु युग का सूत्रपात हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अस्त्र शस्त्रों के इस व्यापार और इस आविष्कार में हर देश को लगा दिया। भयानक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जिस तरह के हथियारों का प्रयोग किया गया, वो मानव जाति के इतिहास में एक बड़ा कलंक है। दूसरा परिणाम ये निकला, 2 विचारधाराओं में पूरा विश्व विभाजित हो गया। एक विचारधारा थी पूंजीवादी, अधिकांश मित्र देश इसमें थे,
और दूसरा था सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ और पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व कर रहा था अमेरिका। दोनों के हितों में अब बहुत ज़्यादा टकराव हो गए। अमेरिका चाहता था कि साम्यवाद कहीं पैदा न हो और सोवियत संघ यह चाहता था कि पूरे संसार के अंदर साम्यवादी सरकारें स्थापित हों। कई देशों के अंदर पूंजीवादी सरकारों को तोड़ करके, नष्ट करके, उखाड़ करके वहाँ पर साम्यवादी सरकारें ज़बरदस्ती स्थापित की गई। इसी तरह कई जगह साम्यवादी सरकारों को भी उखाड़ी गई। इस तरह से लोकतंत्र को भी आघात लगा, क्योंकि साम्यवाद लोकतंत्र को स्वीकार नहीं करता। इसका तीसरा परिणाम ये पड़ा इसका कि राष्ट्रीय भावना निर्बल हुई। वैज्ञानिक प्रगति का यह युग जब प्रारंभ हुआ, भाषा, धर्म, नस्ल, संस्कृति आदि के कारण मानव समाज में जो भेद है उनका महत्व अब वैज्ञानिक उन्नति के कारण कम हो गया और किसी समय विविध कबीले या किसी गण आदि एक दूसरे से अलग होते थे, लेकिन ये भेद अब स्थल पड़ गए। बड़े संगठनों ने बड़े छोटे संगठन यानी छोटे राष्ट्र हैं, वो किसी न किसी राष्ट्र के साथ शामिल होने लगे और अपने बचाव के लिए छोटे संगठन हैं वो बड़े संगठनों के साथ यानी अपनी सुरक्षा की भावना के लिए उसके साथ होने लगे। लोकतंत्र के अनुयायी पश्चिमी यूरोप के राज्यों में आवश्यकता के अनुसार उनका साथ दिया, तो जो साम्यवाद के नज़दीक के राज्य थे उन्होंने साम्यवाद का साथ दिया। सर्वसत्तावादी शासन की स्थापना पर बल दिया जाने लगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भी ये देखा गया था कि लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा था। दूसरे विश्व युद्ध के अंदर ये मित्र राष्ट्रों ने जो लड़ा था उसमें ये था कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन शुरू के अंदर ये हुआ कि सर्वसत्तावादी जो ताकतें थी उसका पलड़ा भारी रहा और उन्होंने पूरी ताकत के साथ युद्ध किया था। इसलिए अब प्रजातंत्रीय राज्यों को निर्बल व खोखला साबित कर दिया था इस द्वितीय विश्व युद्ध ने। फ्रांस व ब्रिटेन विजयी होते हुए भी युद्ध के पश्चात आर्थिक संकट में फंस गए। सोवियत संघ का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन उसने अपनी सर्वसत्तात्मक ताकत के बल पर अपना विकास किया, अपनी सैनिक शक्ति को संगठित किया। इसलिए अब ये जरूर होने लगा कि प्रत्येक राष्ट्र के अंदर जो राजनीतिक दल उन पर अनेक प्रकार की पाबंदियां लगाई जाने लगी। अपने हाथों में इतने अधिकार रखे इन ताकतों ने या देश के तानाशाहों ने कि लोकतंत्र के अंदर जितनी उदारता होती है उतनी उदारता नहीं होने दी, क्योंकि वो ये चाहते थे कि प्रत्येक राष्ट्र के अंदर सेंटर पावर होना चाहिए और अधिकांश शक्ति उसके पास होनी चाहिए, ताकि वो अपनी इच्छा के अनुसार और देश की ज़रूरत के साथ इस्तेमाल कर सके। इसलिए इस चीज़ को भी बल दिया जाता गया और विशेषकर ये कम्युनिस्ट राष्ट्रों में देखा गया ये चीज़ें। यूरोपीय प्रभुत्व का अब अंत हो गया और विश्व का नेतृत्व दूसरी जगह चला गया। अभी शक्तिशाली राष्ट्रों में फ्रांस, इंग्लैंड जैसे राष्ट्र माने जाते थे, जर्मन माना जाता था, लेकिन यूरोप की कमर इस कदर तोड़ दी इस विश्व युद्ध ने। फ्रांस और इंग्लैंड जैसे राष्ट्र आज ऋणी हो गए। पावर सेंटर आज अमेरिका और सोवियत संघ के पास चला गया। कहने का मतलब यूरोप से हटकर एशिया या यूरेशिया का राष्ट्र कहना चाहिए सोवियत संघ, या तो पावर सेंटर वो बन गया या फिर बाद में पूंजीवादी राष्ट्रों का सेंटर है वो अमेरिका बन गया। आज विश्व की जो शक्ति हैं वो इन दो राष्ट्रों के अंदर बन गई, यानी विश्व दो गुटों में विभक्त हो गया। और जब दो गुटों के अंदर विभक्त हो गया तो एक परिणाम ये भी निकला कि शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया। शीत युद्ध का अभिप्राय हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जिसके अंदर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होता, यानी युद्ध गर्म नहीं होता, बारूद से नहीं लड़ा जाता, बल्कि समाचार पत्रों के द्वारा, कागज़ के गोलों द्वारा या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप या नीचा दिखाने के प्रयास में लड़े जाते हैं। और ये दोनों विचारधाराएं वही पूंजीवाद व साम्यवादी थी। कई बार ऐसी नौबत आई कि युद्ध हो सकता है, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। ये शीत युद्ध ही होकर के रह गया, जिसके अंदर एक दूसरे राष्ट्रों को या एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को पूरा नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। युद्ध हालांकि नहीं हुआ, लेकिन शीत युद्ध ने विश्व के अंदर भयानक तनाव का वातावरण पैदा किया। इन्हीं देशों के या इस गुटों के बीच से एक नई चीज़ और निकल गई आई, जिसको हम गुट निरपेक्ष कह सकते हैं। ये भी द्वितीय विश्व युद्ध का ही था। भारत जैसे देश
गुट निरपेक्ष आंदोलन के पक्षकार थे। वो कहते थे हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे बल्कि निर्गुट रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में एक रेडियो प्रसारण पर कहा था कि जहाँ तक संभव हो हमें परस्पर विरोधी गुटों की राजनीति से दूर रहना चाहिए, जिसके कारण पहले ही 2 विश्व युद्ध लड़े जा चुके हैं। इसलिए ऐसे देशों का एक अलग गुट होना चाहिए और इस गुट को भी विश्व के अंदर सम्मान मिला और बहुत से देश, जिसमें यूगोस्लाविया था, आपकी इंडोनेशिया था, भारत था, इन 3 देशों ने ये शुरुआत की थी, बहुत से देश इसके सदस्य बन गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो तनावपूर्ण वातावरण था, जो शीत युद्ध था, उसके अंदर अपनी सुरक्षा के लिए अनेक प्रादेशिक संगठन बने, जिसके अंदर मित्र राष्ट्र यानी जिसको पूंजीवादी राष्ट्र कह सकते हैं हम, पूंजीवादी राष्ट्रों ने, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, उन देशों ने नाटो, सीएटो या बगदाद पैक्ट जैसे गुट, ये जो सैन्य गुट थे, ऐसे गुटों का निर्माण किया। तो साम्यवाद ने भी अपनी सुरक्षा के लिए वार्सा पैक्ट का निर्माण किया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर एक बड़ा नारा दिया गया था, औपनिवेशिक साम्राज्य के ठेकेदार राज्यों के द्वारा, कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। इसलिए जब लोकतंत्र की बात आई तो बहुत से उपनिवेश थे यूरोपीय देशों के, उनके अंदर राष्ट्रवादी लहर फैली, जिसके अंदर भारत भी शामिल था। अफ्रीका और एशिया के तमाम ऐसे देश थे जिनके अंदर अब लोकतंत्र की स्थापना के लिए या स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चला और साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद को बड़ा झटका लगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। चूँकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, लेकिन राष्ट्र संघ इतना सफल नहीं हुआ और उससे विश्व के देशों ने सबक लिया। इसलिए एक ऐसा संगठन बनाया जो राष्ट्र संघ से मजबूत हो, और वो संगठन था संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका संरचना इस आधार पर की गई कि प्रत्येक राष्ट्र का उसमें विश्वास हो और वो थोड़ा मजबूत हो, और इनके अंदर शक्तिशाली राष्ट्रों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके अंदर चीन था, फ्रांस था, आपकी इंग्लैंड, अमेरिका, रसिया, इन सब को शामिल किया गया, सभी विचारधाराओं वालों को शामिल किया गया, ताकि इसके अंदर किसी प्रकार का पक्षपात या भेदभावपूर्ण नीति का इसके अंदर शामिल न हो, ताकि किसी को ये लगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ पक्षपात करता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का विधान लागू हुआ। प्रारंभ में इसमें 51 राज्य थे, आज बढ़ करके 200 के करीब इनकी संख्या बढ़ गई है। इस विश्व युद्ध के भयानक विनाशकारी परिणाम निकले। कुल मिलाकर 2 करोड़ 20 लाख व्यक्ति इसमें मारे गए थे और 3 करोड़ 30 लाख व्यक्ति घायल हुए। पनडुब्बियों के अंदर सैनिक खत्म हुए, जहाज डूबने से व्यक्ति जो खत्म हुए, बमबारी व गोलाबारी से जो साधारण नागरिक खत्म हुए, अगर उनका आकलन किया जाए तो वो संख्या भी करोड़ों में पहुंचती है। और ये माना जाता है कि कम से कम 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ के लगभग रुपए के करीब इसका नुकसान हुआ। सोवियत संघ की 3/4 संपत्ति इसके अंदर नष्ट हो गई थी। अगर इस भयंकर विनाश को अगर और ढंग से समझा जाने की कोशिश की जाए तो इंसान की रूह कांप जाती है। इस विश्व को कई वर्ष पीछे ले गया। ये तबाही इतनी हुई कि अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी द्वितीय विश्व का युद्ध का सबक लिया और आज इतने वर्ष तक कई बार ऐसी समस्याएं जरूर आई, लेकिन हर देश ने विश्व शांति का महत्व समझा और हम तीसरे विश्व युद्ध को अब तक लगातार टालते आ रहे हैं। संभवतः है भविष्य में भी इसको टालते रहेंगे, क्योंकि जो संभावनाएं होती हैं उनको पहले से ही ख़त्म कर दिया जाए तो तृतीय विश्व युद्ध को देखना नई पीढ़ियों को नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।